सो गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वेक्टर्स के बारे में। वेक्टर्स क्या होते हैं और उनसे रिलेटेड फेनोमेना। ठीक है, तो सबसे पहली बात हम ये समझते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज़ देखिए, ऑल दोज क्वांटिटीज़, वो सभी क्वांटिटीज़ जिनको हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मेजर कर सकते हैं उनको हम क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। ठीक है, अब फिजिकल क्वांटिटीज़ को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, दो मतलब उसको क्लासीफाई किया गया है। एक वेक्टर होता है और दूसरा स्केलर। मतलब कि वो फिजिकल क्वांटिटीज़ जिनको समझने के लिए सिर्फ उनका मैग्नीट्यूड काफ़ी होता है। ठीक है, उनका मैग्नीट्यूड आपको सारा इन्फॉर्मेशन कन्वे कर देगा। वैसे फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम स्केलर कहते हैं, और वो फिजिकल क्वांटिटीज़ जिनका मैग्नीट्यूड काफ़ी नहीं होता, मतलब उसके साथ साथ आपको डायरेक्शन भी बताना पड़ता है, वैसे फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम वेक्टर कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं वेक्टर का, जैसे आपका फोर्स हो गया। ओके, सो द फोर्स, इफ यू आर अप्लाइंग फोर्स ओवर एन ऑब्जेक्ट, ओके, सो वी नीड डायरेक्शन ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल आई एम जस्ट टेलिंग यू, जैसे हम लोग दरवाज़ा खोलते हैं या बंद करते हैं, तो ये खोलना या बंद करना ये क्या एक तरीके का डायरेक्शन ही तो है। जैसे आप बोलते हो कि पुश या पुल। ठीक है, जैसे आप शॉपिंग मॉल्स में जाते होंगे या जितने भी बड़े बड़े आप कहीं भी दुकानों में जाओगे तो वहाँ पे दरवाजे पे पुश या पुल लिखा रहता है। तो पुश का मतलब क्या होता है, ढकेलना। पुल का मतलब खींचना। बेसिकली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पुश, मीन्स टू अप्लाई फोर्स इन द सेम डायरेक्शन इन विच यू आर मूविंग। उसी डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करना जिस डायरेक्शन में आप मूव कर रहे हो। पुल का मतलब अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करना जिस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। मतलब अगर नॉर्थ की तरफ आप मूव कर रहे हैं तो साउथ डायरेक्शन में आपको फोर्स अप्लाई करना होगा, दैट इज पुल। ओके, सो पुश एंड पुल दीज आर इनडायरेक्टली वे टू टेल यू द डायरेक्शन। ओके, सो फोर्स के लिए आपको डायरेक्शन का होना बहुत ज़रूरी है। आपके पास फोर्स अप्लाई करने की कैपेबिलिटी है, लेकिन अगर आप गलत डायरेक्शन में अप्लाई करोगे तो आपको फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, लेकिन यही चीज़ अगर आप दुकान पे सपोज करिए आप चावल लेने गए, तो आप चाहे पीछे देख करके बोलिए, चाहे ऊपर देखते हुए बोलिए, चाहे कहीं पे भी देखते हुए अगर आप बोलोगे भैया मेरे को 5 किलो चावल चाहिए, तो 5 किलो चावल ही वो देगा। आपके डायरेक्शन से वहाँ पे फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो उनको कहते हैं हम लोग स्केलर। अब बात करते हैं वेक्टर्स का। तो वेक्टर्स को अभी मैंने बताया कि वो फिजिकल क्वांटिटीज जहाँ पे डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है। इसके काफ़ी ढेर सारे एग्जांपल, जैसे वेलोसिटी हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, एक्सेलरेशन हो गया। ठीक है, नाउ द वेरी फर्स्ट टॉपिक टुडे इन दिस वी विल डिस्कस विल बी पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, देखिए जब हम किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन डिस्क्राइब करते हैं, मैथ्स में हम लोग पढ़ेंगे कार्टेशियन प्लेन के बारे में। ठीक है ना, जहाँ पे एक्स वाई एक्सिस रहते हैं। तो पोजीशन, जब भी किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का जब हम पोजीशन डिस्क्राइब करते हैं तो हम एक्स वाई एक्सिस का सहारा लेते हैं, मतलब 2D प्लेन है तो। लेकिन अगर रियलिटी में अगर हम बात करें, रियलिटी की बात करें, रियलिटी का मतलब क्या है, थर्ड डायमेंशन भी जब ऐड हो जाता है, जब आपका जेड एक्सिस भी हो जाता है, तो हम वहाँ पे क्या लेते हैं, एक्स वाई जेड के टर्म में 3 एक्सिस का सहारा लेकर के हम किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिस्क्राइब करते हैं इन दिस रियल वर्ल्ड, मतलब इस फिजिकल वर्ल्ड के अंदर। ठीक है, तो सपोज दिस इज माई, ओके, so all these three axes are mutually perpendicular to each other. This is your x axis, this is your y axis and this is your z axis. okay, ये देखने में ऐसा लगता है z की ये कुछ 120 डिग्री एंगल बना रहा है, लेकिन एक्चुअल में जब आप देखोगे तो कुछ इस तरीके का वो होता है। ठीक है, ये आपका एक्स एक्सिस मान लीजिए, ये आपका वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। ठीक है, तो इस तरीके का वो कुछ म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है। ये इसके परपेंडिकुलर, ये इसके परपेंडिकुलर और ये इनफैक्ट इसके परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड म्यूचुअली परपेंडिकुलर। इनफैक्ट फ्लेमिंग, अगर आप लोग 10th में याद होगा, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल और फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, वहाँ पे अभी आप लोग ऐसे इस तरीके से कुछ हम लोग फिंगर्स के साथ फिंगर्स को प्लेस करते थे जहाँ पे म्यूचुअली परपेंडिकुलर करते हैं। तो ये जो एक्सिसेस होते हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ये रहा वो पॉइंट जिसके रेस्पेक्ट में हम सभी चीज़ डिफाइन करते हैं या उनका जगह बताते हैं। मतलब अगर आप कोई प्लेस का जैसे आप सपोज करिए, आप बोलते हो कि भाई मैं इस पर्टिकुलर पोजीशन पे हूँ, तो पर्टिकुलर पोजीशन एक फिक्स पॉइंट आपको बताना जरूरी है। उस पर्टिकुलर पॉइंट के रेस्पेक्ट में या उस पर्टिकुलर पॉइंट के बेसिस पे ही आप डिस्टेंस डिफाइन करते हैं। जैसे मैं अगर सपोज यहाँ से मैं बोलता हूँ कि दिल्ली 480 किलोमीटर दूर है, तो वो इस रेफरेंस पॉइंट के पॉइंट ऑफ, मतलब इस रेफरेंस जहाँ से मैं खड़ा हूँ, जिस पॉइंट पे मैं खड़ा हूँ वो मेरा ऑरिजिन है, उससे मेरा मेरा जो दिल्ली की डिस्टेंस है दैट इज 480 किलोमीटर। ओके, सो वी ऑलवेज नीड अ रेफरेंस पॉइंट, ओके, in order to convey the information or in order to tell the information, and that reference point here is that origin. okay, तो origin के रेस्पेक्ट में मान लीजिए कि ये कोई ऑब्जेक्ट है आपका। ठीक है, इनिशियली वो ए पे था और लेट इट बी वो बी पे गया। ठीक है, तो इनिशियली वो ए पे था,
ए पे कुछ उसका कोऑर्डिनेट रहा होगा x1 y1 और z1, और बी पे उसका कुछ कोऑर्डिनेट रहा होगा x2 y2 और z2, ठीक है। तो ये ए x1 y1 z1 क्या भाई, ये कोऑर्डिनेट्स हैं, x y और z एक्सिस के रेस्पेक्टिव वैल्यूज हैं जो कि ए की पोजीशन को बता रहा है, ठीक है। जब इन्हीं कोऑर्डिनेट्स को हम वेक्टर के फॉर्म में डिनोट करते हैं, इन्हीं कोऑर्डिनेट्स को जब हम वेक्टर के फॉर्म में डिनोट करते हैं तो वो क्या कहलाता है, वही पोजीशन वेक्टर कहलाता है, ठीक है। बेसिकली x1 y1 z1 एक यूनिक पॉइंट है। पॉइंट यूनिक का मतलब क्या है भाई, यूनिक का मतलब सिंपल सी बात है, ये एक इकलौता है, इस पूरे के पूरे इस यूनिवर्स में ये जो पॉइंट है इकलौता है। इकलौते का मतलब सिंपल सी बात है, इसका एक फिक्स डायरेक्शन होगा, ठीक है। तो सीधे सीधे जिस चीज़ के पास मैग्नीट्यूड है यानी कि एक्स वाई जेड इसके जो रेस्पेक्टिव वैल्यूज हैं, और दूसरी बात ये यूनिक है। यूनिक का मतलब क्या है, इसके पास एक इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में यही पॉइंट मिलेगा आपको। तो डायरेक्शन भी, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, पोजीशन वेक्टर कहते हैं, पोजीशन स्केलर नहीं कहते हैं। स्केलर का मतलब क्या है भाई, अगर ये पॉइंट 4-5 डायरेक्शन को बताता, अगर ये पॉइंट 4-5 डायरेक्शन को बताता तो हो सकता है इसको स्केलर कहते हैं। मतलब कि इस पॉइंट से इनडायरेक्टली हम डायरेक्शन भी तो बता दे रहे हैं, डायरेक्शन, क्योंकि ये पॉइंट इस पूरे यूनिवर्स में एक ही होगा, ऐसा दूसरा पॉइंट नहीं होगा। तो सिंपल सी बात है भाई, ये जो डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा वो डायरेक्शन भी तो यूनिक होगा, यानी कि इस पॉइंट के साथ वो चीज़ें छुपी हुई हैं, कि इसका मैग्नीट्यूड और दूसरा इसका डायरेक्शन, जिसके कारण इसको हम क्या कहते हैं, पोजीशन वेक्टर का भी मतलब बेसिकली अभी तो कोऑर्डिनेट फॉर्म में, जब इसको मैं वेक्टर के फॉर्म में लिख देता हूँ, जब मैं ए बार इस तरीके से लिखूंगा, ए बार इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, ओके। अब ये i कैप j कैप k कैप क्या है, ये यूनिट वेक्टर्स हैं, अभी मैं इसके थोड़ी देर में डिस्कस करता हूँ, ठीक है। तो ये भाई क्या बन गया, ये आपका बन गया पोजीशन वेक्टर, ये क्या बन गया आपका पोजीशन वेक्टर, ठीक है ना। इसी को कहता हूँ पोजीशन वेक्टर, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। पोजीशन वेक्टर जस्ट क्या है, एक सिंपल सा तरीका है जिससे आप किसी भी ऑब्जेक्ट को पोजीशन को डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। तो ए क्या है भाई, ये रहा पोजीशन वेक्टर, ठीक है, ये उसका इनिशियल पॉइंट था, ये उसका फाइनल। और बी क्या है भाई, ये बी इसका फाइनल, मतलब ये इनिशियल पोजीशन वेक्टर है, ये फाइनल पोजीशन वेक्टर है। ए क्या इनिशियल है, बी क्या इसका फाइनल, ठीक है ना। तो बी को भी उसी तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, लेट इट बी बी वाई इज इक्वल टू x2 y कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप, ठीक है। तो ये रहा भाई बी बार, ये रहा ए बार। ए बार क्या भाई इनिशियल है, बी बार क्या है फाइनल है, ठीक है ना। पोजीशन वेक्टर से बस इतना समझिएगा कि वो जब आप कोऑर्डिनेट्स को वेक्टर नोटेशन दे देते हैं तो बस वही क्या बन जाते हैं, पोजीशन वेक्टर नाम दे देते हैं, ठीक है। तो ए क्या इनिशियल है, बी क्या भाई फाइनल है। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, पोजीशन वेक्टर तो समझ में आ गया, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है भाई, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बेसिकली जब अगर आपसे मैं पूछूं कि भाई ये इनिशियल था ये फाइनल है, आपसे मैं डिस्प्लेसमेंट पूछूंगा तो आप क्या बोलोगे भाई, फाइनल माइनस इनिशियल। तो ये बी बार माइनस ए बार, जब इस वेक्टर में से इस वेक्टर को आप माइनस कर देंगे, ठीक है ना, ए में से बी को आप माइनस कर देंगे तो आपका क्या बन जाएगा, पोजीशन वेक्टर, सॉरी बी बार मतलब फाइनल वेक्टर माइनस इनिशियल वेक्टर, ठीक है, ये आपका क्या बन जाएगा, ये भी आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो जाएगा। ये दोनों पोजीशन को इंडिकेट कर रहे हैं, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट का पता चलता है, ठीक है। और वही जो वेक्टर होगा वो आपका क्या बताएगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। मतलब कि बेसिकली अगर मैं इसको यहाँ पे लिखूँ तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा, डिस्प्लेसमेंट अगर मैं डी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1 आई कैप प्लस सो ऑन। मतलब यहाँ पे डायरेक्शन में एक और चीज़, डायरेक्शन का भी हम ध्यान देंगे, ठीक है। x2 माइनस x1 आई कैप, y2 माइनस y1 j कैप एंड सो ऑन, ये उसका डायरेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो कि आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। अब जरा आगे बढ़ते हैं, आई होप ये पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर समझ में आ गया होगा। देखिए फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं तो जो हमको डिस्प्लेसमेंट मिलेगा ना, जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मिलेगा, मतलब सिंपल सी बात है भाई, ये कोऑर्डिनेट है 3 एक्सिस है, ये भी 3 एक्सिस है, तो तीनों को इन तीनों में से माइनस करेंगे तो तीनों 3 एक्सिस रेस्पेक्टिव एक्सिस की वैल्यूज मिलेगी। तो वो जो आपको 3 रेस्पेक्टिव एक्सिस की वैल्यूज मिलेंगी वही आपका क्या होगा, उसी को हम कहते हैं पोजीशन वेक्टर, सॉरी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। तो अब आगे जरा बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, ठीक है।
नेक्स्ट टॉपिक विच वी हैव टू डिस्कस इज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। तो देखिए वेक्टर्स को ऐड करना दो तरीके, एक तो ज्योमेट्रिकली और क्या एक होता है एनालिटिकली, मतलब रिजल्टेंट जहाँ पे आपको निकालना रहता है। ठीक है, तो मान लीजिए ये आपका एक वेक्टर है, ठीक है, ये ए बार है। उससे पहले कुछ बेसिक रूल्स देख लेते हैं। इक्वालिटी मतलब दो वेक्टर कब इक्वल होते हैं। ठीक है, तो ठीक, तो सबसे पहली बात वेक्टर को जब हम ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो ये जो लाइन मैंने बनाया है, ठीक है, ये जो मैंने ए बार को रिप्रेजेंट करने के लिए ये जो लाइन ड्रॉ किया है, इसका जो लेंथ होता है इस वेक्टर की, ये जो लेंथ होता है इस लाइन का, ये लेंथ इंडिकेट करता है मैग्नीट्यूड। ओके, सो लेंथ ऑफ दिस एरो, लेंथ ऑफ दिस एरो, लेंथ ऑफ दिस एरो represents your मैग्नीट्यूड। ओके, वेक्टर का मैग्नीट्यूड जब ज्योमेट्रिकली उसको रिप्रेजेंट करता है तो उसका जो लेंथ होता है उससे रिप्रेजेंट होता है। मतलब अगर ये एक मान लीजिए एक वेक्टर है और मैं इधर बना देता हूँ तो सीधे सीधे दिख रहा है कि इसका लेंथ इससे क्या है, कम है, मतलब ये ए बार और ये बी बार। ठीक है, तो ए बार जो है बी बार से छोटा है। ठीक है, तो सीधे सीधा देख के कह सकते हो कि भाई बी बार का जो मैग्नीट्यूड है वो ए बार से क्या है, ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि लेंथ इसका ज़्यादा है। ठीक है, दूसरी बात की मैग्नीट्यूड की बात हो गई। अब डायरेक्शन कैसे रिप्रेजेंट होता है भाई? डायरेक्शन देखिए, ये जो एरो मैंने बनाया है ना इस स्पेस में, ये मेरा जो ब्लैक वाइट बोर्ड है, तो ये आप देख सकते हो कि जो एरो बनाया है कुछ ना कुछ हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है। ठीक है ना, ये हॉरिजॉन्टल अगर मैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स प्लॉट कर दूँ, ये मेरा वाई एक्सिस हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो वेक्टर ए बार था ये कुछ ना कुछ भाई एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, यही थीटा को हम लोग क्या कहते हैं, उसका डायरेक्शन है। ठीक है, ये आज लोग समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहली बात लेंथ, लेंथ क्या इंडिकेट करता है, उसके मैग्नीट्यूड को, और ये कितना इंक्लाइन है, कि स्ट्रेट है कि कैसे है, ये क्या बता रहा है आपका, ये एंगल बताता है। ठीक है ना, आई होप समझ में आ गया होगा। यानी कि अगर मैं सिंपल सी बात है ये कहूँ कि ये एक है और ये एक है। ठीक है, तो हो सकता है कि ए का अगर मैं इतना ही लंबा यहाँ पे भी बना दूँ, सपोज करिए ये आपका बी है, ये ए है। ठीक है, हो सकता है ए का लेंथ और बी का लेंथ बराबर हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ए बार और बी बार बराबर है। नहीं, क्यों नहीं बराबर है? क्योंकि भाई डायरेक्शन तो अलग अलग है। इसका डायरेक्शन और इसका डायरेक्शन आप देख रहे हो, अगर मैं एक्स एक्सिस से ड्रॉ करता हूँ, ये थीटा डैश है और ये थीटा, तो सिंपल सी बात है भाई, हो सकता है मैग्नीट्यूड बराबर हो लेकिन डायरेक्शन सेम नहीं है। इससे ए वेक्टर और बी वेक्टर बराबर नहीं है। दो वेक्टर तभी इक्वल होंगे, दो वेक्टर तभी बराबर कहलाते हैं जब उनका मैग्नीट्यूड भी बराबर हो और दूसरी बात डायरेक्शन भी सेम हो। ठीक है, यानी कि अगर मेरे को एक के बराबर दूसरा वेक्टर ड्रॉ करना है तो इसके पैरेलल अगर मैं एक वेक्टर यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ सच दैट ए बी बार, ये जो बी बार का ये जो मैंने दूसरा वेक्टर बनाया ये इसके पैरेलल है, बी बार इज पैरेलल टू ए बार, एंड सेकंड थिंग द लेंथ ऑफ दिस एरो एंड द लेंथ ऑफ दिस पर्टिकुलर एरो बोथ आर सेम। ओके, देन इन दैट केस ओनली ए बार विल बी योर बी बार। मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल मैग्नीट्यूड शुड बी सेम, सेकंड थिंग इज डायरेक्शन शुड बी सेम। डायरेक्शन इसलिए सेम होगा क्योंकि मैंने इसके पैरेलल बनाया। ठीक है ना, पैरेलल का मतलब क्या है, जितना एंगल ये एक्स एक्सिस के साथ बना रहा होगा उतना ही एंगल ये भी तो एक्स एक्सिस के साथ बना रहा होगा, तो एंगल सेम यानी डायरेक्शन सेम, डायरेक्शन सेम और दूसरी बात लेंथ भी सेम, तो सिंपल सी बात है भाई मैग्नीट्यूड भी सेम। मैग्नीट्यूड सेम हो गया, डायरेक्शन सेम हो गया, तो आपका वो क्या कैसा वेक्टर बन गया, इक्वल वेक्टर। ठीक है, तो अगर मान लीजिए यहाँ पे एक वेक्टर मैंने ए बनाया, इसको मैं पैरेलली स्लाइड करके अगर यहाँ पे लेकर के आता हूँ, मतलब ये मान लीजिए मेरा एक ए वेक्टर है। ठीक है ना, इसको मैं पैरेलली स्लाइड करके अगर यहाँ पे लेकर के आता हूँ इस तरीके से, तो क्या ये वेक्टर और ये वेक्टर सेम होगा? बिल्कुल सेम होगा। क्यों भाई? क्योंकि इसको आपने पैरेलली स्लाइड किया, यानी ये जो एंगल बना रहा होगा एक्स एक्सिस के साथ वो भी ये भी वही बना रहा होगा, तो एंगल हो गया सेम। यानी एंगल सेम होने का मतलब क्या है, डायरेक्शन हो गया सेम। अब डायरेक्शन सेम होगा, दूसरी बात अगर इसका लेंथ और इसका लेंथ बराबर है तो मैग्नीट्यूड भी सेम होगा। जब डायरेक्शन सेम मैग्नीट्यूड सेम तो क्या वेक्टर सेम नहीं होगा? बिल्कुल सेम होगा। यानी कि वेक्टर्स को हम पैरेलली स्लाइड कर सकते हैं। ठीक है ना, वेक्टर्स अगर एक वेक्टर यहाँ पे तो इसको मैं उठा करके यहाँ पे कर सकता हूँ, लेकिन याद रखिएगा कैसे करना है, इसको पैरेलली स्लाइड करना है। ठीक है ना, अगर आपने उठाया इस तरीके से, मान लीजिए इसका लेकिन डायरेक्शन मतलब इस तरीके से किया और यहाँ पे इस तरीके से ला दिया, तब भाई वेक्टर सेम नहीं होगा, वेक्टर बदल जाएगा, डायरेक्शन बदल गया ना। अब
तो ये यहाँ पे इस तरीके से मान लीजिए इसका लेंथ बराबर, लेकिन डायरेक्शन तो अलग हो गया, समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो ये बात होती है डायरेक्शन मतलब इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स। तो अब बात करते हैं हम लोग जरा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। तो ये ये मान लीजिए एक वेक्टर है ए बार और ये बी बार, ठीक है। इन दोनों को मेरे को क्या करना है, ऐड करना है। ए बार और बी बार को मेरे को ऐड करना है, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड करेंगे, सिंपल सी बात है भाई, कुछ ना कुछ एक नया वेक्टर मिलेगा जिसको हम कहते हैं रिजल्टेंट। जैसे 2 और 3 को अगर मैं ऐड करता हूँ तो 5 मिलता है, ठीक है। तो 2 और 3 का जो सम मतलब ऐड करते हैं तो 2 और 3 का जो नेक्स्ट नया हमको इक्विवेलेंट उनके में मिलता है वो क्या होता है 5। उसी तरीके से ए बार और बी बार को जब मैं ऐड करूँगा तो इन दोनों वेक्टर्स का एक रिजल्टेंट होगा। रिजल्टेंट का मतलब क्या होता है, देखिए अगर मेरे को रिजल्टेंट एक ऐसा वेक्टर होता है जो कि काम इन दोनों का करेगा, ठीक है ना, काम इन दोनों का करेगा, लेकिन वो इकलौता रहेगा। जो काम ए और बी मिल करके कर रहे हैं, ये याद रखिएगा, रिजल्टेंट का मीनिंग क्या होता है, जो काम ए और बी मिल करके कर रहे हैं वो इकलौता आर बार यानी कि रिजल्टेंट, जिसको अगर मैं आर बार से रिजल्टेंट को इंडिकेट करूँगा, ठीक है, रिजल्टेंट, तो वो अकेला जो ए बार और बी बार अकेले अकेले मिल करके काम कर रहे हैं वही काम आर बार भी करेगा, ठीक है ना। देखते हैं जरा कैसे इनका रिजल्टेंट हम लोग ज्योमेट्रिकली निकालते हैं। तो सबसे पहला रूल जो होता है वेक्टर एडिशन का ज्योमेट्री में, सबसे पहले देखिए मान लीजिए दो वेक्टर भी मैंने लिया ए और ये बी, इसका कुछ एंगल दे देते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा इनको कहते हैं हम लोग कंपोनेंट वेक्टर, जिससे मतलब कंपोनेंट का मतलब क्या है, जो छोटे छोटे पार्ट्स जिनको हमको ऐड करना है, ठीक है, जो छोटे छोटे पार्ट्स हमको ऐड करना है। और रिजल्टेंट कौन होता है, जो इनका फाइनली जो हमको एक तरीके का इक्विवेलेंट इनके मिलता है। तो रूल क्या बोलता है कि ये जो वेक्टर का टेल होता है ना, ये दूसरे वेक्टर के हेड पे प्लेस करेंगे, ठीक है। ये जो वेक्टर का टेल है इसको यहाँ पे हम प्लेस करेंगे। अब आप बोलोगे कि ये तो वेक्टर यहाँ पे इस टेल को यहाँ पे कैसे उठा करके लेके आएंगे। अभी जस्ट मैंने इससे पहले बताया कि भाई आप पैरेलली स्लाइड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस वेक्टर को उठा करके आप ले करके आए, यहाँ पे आपने बना दिया, ठीक है। याद रखिएगा कि एरो का लेंथ नहीं चेंज होना चाहिए और पैरेलली स्लाइड होना चाहिए। अगर लेंथ चेंज हुआ तो मैग्नीट्यूड बदल जाएगा, वेक्टर बदल जाएगा, और अगर पैरेलली स्लाइड नहीं हुआ तो डायरेक्शन बदल जाएगा, तब भी वेक्टर बदल जाएगा, ठीक है। तो इसको उठा करके आपने इस तरीके से पैरेलली स्लाइड किया और ये कुछ यहाँ पे इस तरीके से ये बन गया। तो सबसे पहली बात, सबसे पहला रूल कि जो दो वेक्टर्स को मान लीजिए आपको ऐड करना है, तो किसी का भी आप ऐसा नहीं है कि भाई बी बार को बी बार ए बार के सर के ऊपर रहेगा, मतलब इसका टेल और इसका हेड, कोई ज़रूरी नहीं है। आप इनफैक्ट इसको यहाँ पे स्लाइड कर लेते, इसको अगर मैं स्लाइड करके यहाँ पे लेकर के आता, ये भी पॉसिबिलिटी है। मान लीजिए पॉसिबिलिटी नंबर 1 है कि ए बार के हेड पे बी बार का टेल है, ठीक है, ये पॉसिबिलिटी नंबर 1 है। अब देखिए पॉसिबिलिटी नंबर 2 क्या है, पॉसिबिलिटी नंबर 2 ये जैसे बी बार था, ठीक है, तो इसको आप स्लाइड करके यहाँ पे भी ला सकते थे। स्लाइड करके मतलब यहाँ से यहाँ पे इसको मैंने पैरेलली स्लाइड किया, यहाँ पर के लिए क्या यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से। ये आपका सेकंड पॉसिबिलिटी है। तो इस केस में आप देख रहे होंगे कि बी बार का हेड पे ए बार का टेल है, ठीक है। तो बात वही है, अल्टीमेटली जो रिजल्टेंट होगा वो आप कैसे ऐड करो, ए को पहले ला रहे हो कि बी को ला रहे हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। हाँ ये पैरेलली स्लाइड होना चाहिए और जो एरो बैलेंस है उसे होना चाहिए। तो पहले वाला केस लेते हैं, आई होप ये समझ में आ गया होगा। चाहे दोनों में से किसी को भी आप स्लाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ जिसको भी आप कन्वीनियंट फील करते हैं, ठीक है। तो ए बार भी है बी बार भी है, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो कैसे बनता है, वो कैसे आपको पता चलेगा। अगर ए बार ये है बी बार ये है, ठीक है, बी बार का देखिए अगर एंगल पूछ लेगा तो आपका ये एंगल होगा, बी बार का एंगल ये है और ए बार का एंगल ये है थीटा डैश, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो इनका जो ए बार और बी बार का जो रिजल्टेंट होगा ना वो इससे रिप्रेजेंट होगा। मतलब एक ऐसा एरो आपको ड्रॉ करना है जो कि ए बार यानी जो पहला वेक्टर था उसके टेल से बी बार यानी जो दूसरा वेक्टर है उसके हेड तक आपको एक एरो ड्रॉ करना है। और ये जो एरो होगा जो कि जो वेक्टर ए बार के टेल को और बी बार के हेड को ज्वाइन करेगा, यही उनका क्या होगा रिजल्टेंट होगा। और इसको हम लोग लिखेंगे आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार, ठीक है। ये भी आपको पता होगा कि वेक्टर्स के केस में नॉर्मल मैथमेटिक्स नहीं लगता है। जैसे कि नॉर्मल मैथमेटिक्स का मतलब क्या है, जैसे भाई 3 + 4 कितना होता है 7 होता है, लेकिन वेक्टर के टर्म में 3
मतलब मान लीजिए एक वेक्टर है जिसका 3 मैग्नीट्यूड है 4 मैग्नीट्यूड है, इन दोनों को मैं जोड़ूंगा ना तो 7 नहीं 5 आएगा, ठीक है ना। उसको आगे हम बात करेंगे, क्योंकि यार बेसिकली यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है डायरेक्शन को, डायरेक्शन का भी ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। तो ये तो रहा एडिशन के बारे में। अब देखते हैं जरा सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, ठीक है। देखिए माइनस नेगेटिव कोई चीज़ का मतलब, नेगेटिव सबसे पहली बात तो कोई चीज़ होती नहीं है इस दुनिया में, नेगेटिव कोई चीज़ नहीं होती। वो इंसान अपनी सहूलियत के लिए, अपनी कन्वीनियंस के लिए नेगेटिव बनाया। नेगेटिव का मतलब क्या होता है, जस्ट अपोजिट ऑफ व्हाट वी हैव अज्यूम टू बी पॉजिटिव, ओके। सो इफ सपोज इफ आई एम टेकिंग दिस डायरेक्शन टू बी पॉजिटिव, then opposite of this direction, opposite of this particular direction will be my negative direction, okay. So there is nothing like negative things in this world, okay. It is just for our convenience. Negative thing, negative we have just defined as opposite of positive things. किसी चीज़ को आप पॉजिटिव ले रहे हो, किसी चीज़ का अगर होना पॉजिटिव है तो उसका ना होना नेगेटिव होगा, उसका जस्ट अपोजिट क्या होता है, नेगेटिव कहलाता है, ठीक है। तो उसी तरीके से अगर मैं नॉर्थ डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहा हूँ तो भाई मेरा ऑटोमेटिकली साउथ डायरेक्शन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये बात याद रखिएगा, नेगेटिव कोई चीज़ नहीं होता। अब अगर मेरे को ए बार और बी बार को माइनस करना है, ठीक है, तो ए बार और बी बार को अगर माइनस करना है यानी सब्ट्रैक्ट करना है, तब कैसे करेंगे। देखिए बी बार का अगर पॉजिटिव बी बार इस डायरेक्शन में, पॉजिटिव बी बार इस डायरेक्शन में, तो सिंपल सी बात ये इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ कि ए प्लस माइनस ऑफ बी बार, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं। जैसे 2 माइनस 3 है तो 2 माइनस 3 को आप इस तरीके से भी तो लिख सकते हो, मतलब एडिशन ऑफ पॉजिटिव 2 एंड नेगेटिव 3, ओके। 2 माइनस 3 कोई ज़रूरी थोड़ा कि 2 माइनस 3 इसको मैं बोलूँ, इसको ये भी तो बोल सकता हूँ एडिशन ऑफ 2 एंड नेगेटिव 3। इन द सेम वे ए बार माइनस बी बार, तो इसको इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं ए प्लस माइनस ऑफ बी बार। क्यों, क्योंकि बी बार का जो अपोजिट होगा, अगर बी बार ये डायरेक्शन है, ठीक है, बी बार जस्ट ये, तो इसका जो जस्ट 180 डिग्री होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, वो रिप्रेजेंट करेगा माइनस ऑफ बी बार को, ठीक है। समझ में आए। तो ये भी एक तरीके का क्या है, सब्ट्रैक्शन ऑफ दो वेक्टर को घटाना भी एक तरीके का एडिशन ही है, बस फर्क इतना है कि आपको क्या लेना रहता है, अपोजिट डायरेक्शन। तो अब जरा इस फिगर में देखिए, ये बी बार है, हमको निकाला ए माइनस बी बार, तो माइनस बी बार किधर होगा, इधर होगा, ये माइनस बी बार हो गया, ठीक है। ये था आर इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार, और ये क्या हो जाएगा आपका आर डैश बार इज इक्वल टू ए बार माइनस बी बार, ठीक है। तो जब आपको माइनस करना होगा तो कोई नया चीज़ नहीं करना, जिस चीज़ को आपको माइनस करना उसका जस्ट अपोजिट 180 डिग्री रोटेट कर दीजिए। ये इनिशियल था, ये फाइनल था, ज्वाइन कर दीजिए, वो आपको रिजल्टेंट दे देगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट द ज्योमेट्रिकल एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब डिस्कस करते हैं जरा यूनिट वेक्टर के बारे में, ठीक है। यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर देखिए नाम जैसे बता रहा है यूनिट वेक्टर, यूनिट का मतलब क्या होता है, मैथ्स में यूनिट या फिजिक्स में यूनिट वर्ड का मतलब होता है 1, ठीक है। तो एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो, 1 हो, ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो, 1 हो, और डायरेक्शन क्या हो, डायरेक्शन उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में हमने वेक्टर ड्रॉ किया। मतलब जैसे सपोज करिए यूनिट वेक्टर का, सपोज ये एक वेक्टर है ए बार, ठीक है ना। तो ए बार का यूनिट वेक्टर क्या होगा, इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो और डायरेक्शन मतलब ए बार की डायरेक्शन में ही हो, ठीक है। इसको आई थिंक ये क्लियर नहीं हुआ होगा, एक और एग्जांपल मैं देता हूँ, उससे शायद क्लियर हो जाए तो कब तो समझिएगा। जैसे टोटल सपोज करिए आपके पास 150 रुपए का आम है, ठीक है ना। टोटल यू आर हैविंग राइट नाउ, यू आर हैविंग टोटल टोटल मैंगोज ऑफ 150 रुपीज़, ओके। सो इफ देर आर 10 मैंगोज, ठीक है, यानी एक आम का दाम कितना होगा, 15 रुपये होगा, ठीक है ना, 15 रुपये। यस और नो, ये किसका दाम है भाई, एक आम का दाम है, एक मैंगो का, और ये क्या है, टोटल का दाम है। तो क्या मैं ये नहीं कह सकता कि ये एक यूनिट मैंगो का दाम है या एक यूनिट, दिस इज द कॉस्ट ऑफ यूनिट मैंगो, ठीक है। और इसी यूनिट मैंगोज का दाम को अगर मैं 10 बार रिपीट करता हूँ या 10 बार जोड़ूंगा तो मेरे को ये मिल जाएगा, समझ में। यानी 15 को अगर मैं 10 बार जोड़ता हूँ,
15 प्लस 15 प्लस 15 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये मेरे को फाइनली, तो ये अगर आपका ए बार है, अगर ये 150 रुपये ए बार है, तो ये 15 रुपया जो कि इसका बेस है, जो कि ए काम का दाम है, जिससे मिल करके ये 150 रुपया बना हुआ है। ये 15 रुपये को 10 बार मैं रिपीट करता हूँ तो 150 बनता है। ये जो 15 रुपये है ना, ई काम का दाम, इसको मैं क्या कहूँगा, इसको कहूँगा मैं यूनिट वेक्टर, ठीक है। समझ में आया, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अगर ए बार मेरा, ये ए वेक्टर मेरा 150 रुपये है, तो जो ए काम का दाम होगा वो क्या होगा, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर यानी जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है किसी भी वेक्टर का, जिसको आप रिपीट करते जाओगे तो आपको फाइनली वो वेक्टर मिल जाता है। यानी ए बार का जो यूनिट वेक्टर होगा, ध्यान से सुनिएगा, ए बार का जो यूनिट वेक्टर होगा वो एक ऐसा छोटा सा वेक्टर होगा, ए से छोटा वेक्टर होगा, जिसको मैं बार बार रिपीट करते जाऊंगा तो मेरे को फाइनली ए बार मिल जाएगा, ठीक है। तो ए बार कैसे ये निकालते कैसे हैं भाई, जैसे यहाँ पे देखिए 150 को मैंने किससे डिवाइड किया था, 10 से। ए वेक्टर था और उसका जो टोटल जितना मैंगोज लिया था, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो ए बार का यूनिट वेक्टर क्या होगा, एक ऐसा वेक्टर होगा, अगर ए बार मान लीजिए कोई वेक्टर है, उसका यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होगा, एक ऐसा वेक्टर जिसका डायरेक्शन क्या हो, ए बार का मतलब क्या होगा, जिसका डायरेक्शन सेम होगा, सॉरी यूनिट वेक्टर इसका क्या होगा, एक ऐसा वेक्टर होगा जिसका यूनिट यानी कि मैग्नीट्यूड 1 होगा और डायरेक्शन ए बार के डायरेक्शन में ही होगा। डायरेक्शन ए बार वाला ही होगा लेकिन मैग्नीट्यूड ए बार का नहीं होगा। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होता है, लेकिन डायरेक्शन अगर पूछेगा तो उसका जो पेरेंट वेक्टर होता है ना, उसी के डायरेक्शन में होगा, ठीक है। जैसे सपोज करिए, सपोज करिए एक बार, एक और चीज़ देखिए, समझते हैं कि जरा जो एक्स वाई और जो जेड एक्सिस होते हैं, इनके अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर्स होते हैं उनका नाम होता है, जैसे एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर होता है उसका नाम देते हैं आई कैप, वाई के अलॉन्ग जे कैप और जेड एक्सिस के अलॉन्ग के कैप, ठीक है। तो मान लीजिए आपके पास एक वेक्टर है 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 3 4 5 के कैप, ओके। ये मान लीजिए ए बार है, ठीक है, ये एक वेक्टर है, इसका मेरे को क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर। इस यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होगा, अगर ये वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है ए बार, तो यूनिट वेक्टर क्या होगा, छोटा सा ये वेक्टर होगा, जिसको मैं रिपीट करते जाऊंगा करते जाऊंगा करते जाऊंगा करते जाऊंगा और सो ऑन। जब मैं इसको रिपीट करूंगा तो मेरे को फाइनली आप देख रहे हो कि ना, इस सारे वेक्टर्स को, यूनिट वेक्टर्स को मैं जोड़ता हूँ तो फाइनली मेरे को क्या मिल जाता है, ए बार मिल जाता है, ठीक है। तो ये जो छोटा सा ये है, इसी को करते हैं हम लोग ए कैप, ए कैप से डिनोट करते हैं यूनिट वेक्टर को। आई होप द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिट वेक्टर इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ओके। अब इसको मैथमेटिकली कैलकुलेट कैसे करते हैं, देखिए ए कैप जो होता है, ए कैप इज इक्वल टू ए बार डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ ए बार, ठीक है। अब ये मॉडुलस क्या होता है भाई, मॉडुलस होता है जो वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, ए बार का अगर मेरे को मैग्नीट्यूड निकालना हो तो मैं सिंपली क्या करूँगा, √3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, मैं ऊपर लिख देता हूँ इसको, √3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। ये जो होगा मेरा, ये ए बार का मैग्नीट्यूड होगा, ये मॉड ऑफ ए बार है, ठीक है, ये मेरा मॉड ऑफ ए बार है। इसको जरा कैलकुलेट करें कितना होगा, 9 प्लस 16 प्लस 25 √50, दैट इज 5√2, ओके। This will be your a bar. Mod of a bar is 5√2, means the magnitude of a bar is how much, 5√2. So what was your a bar? A bar was your 3i cap plus 4j cap plus 5k cap divided by 5√2, okay. So this will be your unit vector. ये आपका क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर, ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर ये कैसे आप ये प्रूव करेंगे कि ए बार का यानी ए कैप का जो मैग्नीट्यूड है ये 1 है, ठीक है। जरा देखिए ध्यान से, 3 डिवाइडेड बाई 5√2 आई कैप लिख सकते हैं, 4 डिवाइडेड बाई 5√2 कैप जे कैप लिख सकते हैं और 5 डिवाइडेड बाई 5√2 के कैप लिख सकते हैं। अब देखिए इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा इस वेक्टर का, रूट ओवर में 3 डिवाइडेड बाई 5√2 का होल स्क्वायर प्लस 4 बाई 5√2 का होल स्क्वायर और 5 डिवाइडेड बाई 5√2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिएगा इसको जरा एक्सपेंड करें, कितना आएगा भाई, जरा 9 बाई 25 इंटू 2 प्लस
डिवाइडेड बाई 25 इंटू 2। जब इन सबको ऐड करेंगे तो अल्टीमेटली कितना आएगा, ये आएगा आपका 50/25 इंटू 2, क्योंकि 16 9 25, 25 और 25 50, 50 डिवाइडेड बाई 50, इसका मतलब कितना हो जाएगा ये 1, और मैग्नीट्यूड कितना आएगा भाई, √1 का मतलब 1। समझ में आ गया। तो आपने देखा ए कैप जो था उसका मैग्नीट्यूड कितना है 1। अब डायरेक्शन क्या था, डायरेक्शन तो आपका उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में आपका ए बार था, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर the topics which we have covered so far. Okay, in the next class we will discuss the analytical method of vector addition, and after that we will discuss projectile motion. Thank you.